नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आज हमारे पास केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर यूनिट 16 जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस पर डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट, क्वेश्चन और एक्सेप्शन पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो बच्चों, पहले आपको वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उसके बाद डीपीपीज लगानी है, देन उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है। अगर आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं है तो हमारा केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप है, वहां पर सारी की सारी चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपने आप को इवेल्युएट करने का एक अच्छा तरीका है कि पढ़ने के बाद मुझे कितना आता है और कहां पर मुझसे गलतियां हो रही है। तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बच्चों, जैसा इसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका मतलब हम रोजमर्रा के जीवन में केमिस्ट्री का ही यूज करते हैं। हमारे चारों तरफ केमिस्ट्री है। तो ये जो चैप्टर है, यहां पर 3 चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेडिसिन्स, जो भी दवाइयां हम लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फूड मटेरियल के अंदर किस तरह से केमिस्ट्री घुसी है उस पर डिस्कस करेंगे। और क्लीनिंग के लिए जो एजेंट यूज होते हैं उनका केमिकल बिहेवियर क्या होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। मेडिसिन, फूड मटेरियल और क्लीनिंग एजेंट। अब देखो केमिस्ट्री कहां कहां पर है। तो क्लीनिंग एजेंट में सोप्स हैं, डिटर्जेंट हैं, हाउस होल्ड ब्लीचेज हैं, टूथपेस्ट है, ये सारे केमिकल हैं। कपड़ों की बात किया जाए तो सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, कपड़ों में जो कलर होता है वो केमिकल है। फूड मटेरियल की बात करें तो फूड सप्लीमेंट्स, सिंथेटिक शुगर, सारे के सारे केमिकल है। मेडिसिन सारी की सारी केमिकल है। पैरासीटामोल से लेकर एस्प्रिन से लेकर बीपी की दवाइयां हो गई, डायबिटीज की दवाइयां हो गई, सारे के सारे क्या है, केमिकल होते हैं। एक्सप्लोजिव, फ्यूल्स और रॉकेट प्रोपेलेंट्स, बिल्डिंग्स मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, केमिकल है। तो कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ एक केमिकल का इन्वायरमेंट बना हुआ है। और अगर हम सेल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं केमिकल से ही बनी है। तो चलिए वन बाय वन हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग्स। अब ये जो ड्रग्स है, इसका मीनिंग वाले ड्रग्स नहीं जो नशेड़ी लोग देते हैं। ये ड्रग्स यानी एक तरह की दवाई है। तो जो मेडिसिन हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका अपना एक थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब जो हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, जिसकी वजह से हमारा दर्द ठीक होता है, सूजन ठीक होती है। दिस केमिकल इज कॉल्ड ड्रग्स। और ये जो ड्रग्स होते हैं दे हैव वेरी लो मॉलिक्यूलर मास। तो ड्रग्स का मतलब ये हुआ कि ड्रग्स आर केमिकल हैविंग लो मॉलिक्यूलर मास, दे इंटरेक्ट विद आवर माइक्रोमॉलिक्यूल जैसे एंजाइम्स, डीएनए, सेल और प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब अगर हमें सर दर्द हो रहा है तो एस्प्रिन खाने के बाद मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब यहां पर जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, अगर वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, दिस इज कॉल्ड थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स और थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो बच्चों, जितनी भी मेडिसिन है उनके कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे दे आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये 3 काम करती है। ड्रग को एक प्रेस्क्राइब लिमिट से ऊपर ले लेते हैं, यानी हाई डोज कंज्यूम कर देते हैं। लेकिन बच्चों, ड्रग की एक प्रेस्क्राइब लिमिट से ऊपर लेने पर हमें एडवर्स इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो दीज एडवर्स इफेक्ट मे बी समटाइम फेटल एंड मे बी पॉइजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने नींद की गोलियां ज्यादा खा ली तो समझो वो हमेशा के लिए सो सकता है। तो ड्रग को हमेशा एक डोज की फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है और वो डोज एक लिमिटेड होती है। इट्स डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। अब केमिकल के थ्रू अगर हम थेराप्यूटिक इफेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है बाय केमिकल, इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। वैसे जो कीमोथेरेपी वर्ड है वो ज्यादातर कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स।
कई तरीकों से ड्रग को क्लासिफाई किया गया है, वो सारे क्राइटेरिया हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो एक मेडिसिन और ड्रग कर सकती है किसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेन किलर की बात कर रहे हैं तो पेन किलर को मेडिसिन लैंग्वेज में बोलते हैं एनाल्जेसिक्स और दे आर यूज्ड टू रिड्यूस पेन। इसी तरह एंटीसेप्टिक्स का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना। तो ये जो एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है, एंटीपैरेटिक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो डॉक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर ही पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करता है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। हमारी बॉडी में जाने के बाद ड्रग क्या पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दे रही है या किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को इनहिबिट या एक्सेलरेट कर रही है, दिस इज कॉल्ड ड्रग एक्शन। जैसे हम लोग जो है एंटीहिस्टामाइन ड्रग खाते हैं, एंटीहिस्टामाइन। तो बच्चों ये एंटीहिस्टामाइन ड्रग है, ये हिस्टामाइन के सिक्रेशन को इनहिबिट करती है और जो हिस्टामाइन होता है वो सूजन या इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंटीहिस्टामाइन ड्रग लेने के बाद इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। तो ये ड्रग ने क्या एक्शन किया हमारी बॉडी में जाने के बाद, हिस्टामाइन को इनहिबिट कर दिया। इसी तरह जो पेन किलर होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके पेन को कम करती है। तो ये हुआ ड्रग का एक्शन। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ड्रग सारी केमिकल की बनी होती है। अब इनकी कैटेगरी है, जैसे कुछ ड्रग में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दीज आर कॉल्ड सल्फोनामाइड्स। तो कई सारे सल्फोनामाइड है, जैसे सल्फापिरिडीन हो गया, सल्फामिथॉक्साजोल हो गया। तो ये जो कैटेगरी है इन सब में एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सल्फोनामाइड। तो इन सबका एक कॉमन इफेक्ट भी होगा, यानी दे हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। और अगर मैं सल्फोनामाइड की बात करूं तो ऑल सल्फोनामाइड आर वेरी गुड एंटीबायोटिक। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं और उनको किल भी करती है। तो सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर वाली ड्रग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। चौथा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ड्रग जब बॉडी में एंटर होती है तो वो किसी न किसी टारगेट से बाइंड होती है। हमारी बॉडी में जनरली ड्रग के लिए जो टारगेट होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। जैसे ड्रग कैन बाइंड टू लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। तो इन माइक्रोमॉलिक्यूल के साथ ड्रग बाइंड होती है और अपना एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। अब देखिए बच्चों, मान लिया जाए कि ये कोई बड़ा सा माइक्रोमॉलिक्यूल है और ये ड्रग इतनी छोटी है, तो ड्रग पूरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होती है। ड्रग एक साइट पे कंबाइंड होती है और जिस साइट पे ड्रग कंबाइंड होती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट, ड्रग टारगेट और रिसेप्टर। ये वर्ड आपको रखना है, रिसेप्टर। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स किस क्लासिफिकेशन पर ज्यादा बिलीव करते हैं? दे बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एमबीबीएस में एक सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ाया जाता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग बॉडी में जाने के बाद कौन सा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। जैसा हमने कहा पेन किलर एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करना होता है तो एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया को किल करना होता है तो एंटीबायोटिक एक्शन प्रोड्यूस करना होता है। दिस टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो जो डॉक्टर है दवाइयों को जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर ही करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ड्रग टारगेट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, कौन कौन से फोर्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से टारगेट पॉसिबल है और किस तरह से वो अपने टारगेट को
इनिबिट करती है या एक्सेलरेट करती है। अब देखिए बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि ड्रग माइक्रोमोलिक्यूल के साथ बाइंड होती है, लेकिन पूरे माइक्रोमोलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं होती है। मैक्रोमोलिक्यूल का एक छोटा सा पार्ट जो ड्रग को बाइंड करता है, दैट इज कॉल्ड टारगेट साइट और मोर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अब जितने भी रिसेप्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ मेड अप ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी मोस्ट ऑफ किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो रिसेप्टर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक। अब देखो बच्चों, ड्रग किन किन टारगेट के साथ बाइंड हो सकती है? ड्रग कैन बाइंड टू एंजाइम्स, एंजाइम के साथ बाइंड हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं एंजाइम के थ्रू ही पूरी होती हैं। तो अगर हम एंजाइम को टारगेट करके चले तो उन सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी टारगेट किया जा सकता है। दूसरा कैरियर प्रोटीन। तीसरा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, तो ये काफी अच्छे टारगेट हो सकते हैं ड्रग के लिए। नेक्स्ट, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन का, तो ये भी ड्रग के टारगेट हो सकते हैं। तो एंजाइम्स हो गया, कैरियर प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, दे ऑल आर ड्रग टारगेट। यहां पर हम केवल ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एंजाइम्स और दूसरे रिसेप्टर्स। तो पहले बात करते हैं एंजाइम्स एज ए ड्रग टारगेट। जो एंजाइम्स होते हैं दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को करवाते हैं और इसीलिए इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम का मेन काम होता है कैटालिटिक एक्टिविटी, तो ये दो तरह से इस कैटालिसिस को करता है। डायग्राम आप देख रखे हैं, इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट और ये एंजाइम। अब जो सबस्ट्रेट है वो पूरे एंजाइम पे बाइंड नहीं होता है, ये खास साइट पे बाइंड होता है। दिस साइट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ठीक। अब ये एंजाइम इस एक्टिव साइट से बाइंड हो गया। अब एक्टिव साइट से एंजाइम बाइंड तभी होगा जब इसका शेप और इस सबस्ट्रेट का शेप मैच करेगा, जैसे चाबी और ताला। तो यहां पर यह सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट को एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है। जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है तो यहां पर इस सबस्ट्रेट में कई सारे केमिकल चेंज होता है और कोई रिएजेंट इस केमिकल या इस सबस्ट्रेट में केमिकल चेंज करके इसको प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो ये सब कब पॉसिबल है? जब ये एंजाइम के साथ बाइंड रहने वाला है। अब जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करता है थ्रू डिफरेंट इंटरेक्शन, जैसे आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्स या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ये तीन फोर्स है, वैन डर वाल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, जिसके थ्रू सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता है और जब तक ये बाइंड रहेगा तभी इसमें फंक्शनल चेंज होगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा काम एंजाइम का फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करना है। अब देखो यहां पर एंजाइम है, ये कई सारे फंक्शनल ग्रुप यहां पर लगे होंगे और एंजाइम के पास भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे। दोनों के फंक्शनल ग्रुप में एक रिएक्शन होगी जिस वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो मकसद एक ही है कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। ड्रग का काम होता है एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करना। ये दो तरीके से पॉसिबल है। मान लिया जाए कि हमारे पास ये एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है और ये ड्रग है, तो ड्रग जो है इस बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट यहां पर बाइंड नहीं हो पाता है, तो नेचुरल प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। दूसरा, मान लिया जाए कि सबस्ट्रेट अगर इस पे बाइंड भी हो गया है तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो या तो बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर दे या उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जिस वजह से वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट पे कन्वर्ट कर रहा है वो खत्म कर दे। तो ये दो तरीके हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन।
तो ड्रग जो है दो तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर सकती है। पहला कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अब हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को इस डायग्राम से समझते हैं। तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट है जहां पर ये सबस्ट्रेट को बाइंड करवाना है और एक नेचुरल प्रोसेस आगे प्रोसीड होगी। तो जो ड्रग है वो इस सबस्ट्रेट को इस बाइंडिंग साइट पे नहीं आने देता है। तो ड्रग और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन होता है। तो हम क्या करते हैं, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखते हैं तो ड्रग पहले इस साइट पे बाइंड हो जाएगी और सबस्ट्रेट अब इस साइट पे बाइंड नहीं हो पाएगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी इनिबिट हो गई। तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है, ड्रग ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। यहां पर ड्रग और सबस्ट्रेट के बीच में डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता है बाइंडिंग साइट के लिए। यहां पर क्या होता है बच्चों, जो ड्रग है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर न जाके किसी और साइट पर बाइंड होती है। दिस साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। तो जब ड्रग इस एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होती है, दे कैन चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट। ये देखो, एक्टिव साइट का उसने शेप ही चेंज कर लिया। तो जो हमने यहां पर सबस्ट्रेट इस साइट के लिए रखा था, अब वो इस साइट पर बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि शेप तो चेंज हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो ड्रग और इनिबिटर होता है वो किसी और साइट पे बाइंड होता है, उसको हमने कहा एलोस्टेरिक साइट। क्लियर? अगर किसी एंजाइम और ड्रग के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, वो एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, यानी अब वो एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट को कभी भी कैटालाइज नहीं कर पाएगा। तो हमारी जो मैकेनिज्म है उस एंजाइम और ड्रग को पूरी तरह से डिग्रेड कर देती है और सबस्ट्रेट के लिए फ्रेश एंजाइम को सिंथेसिस करती है। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, विच फोर्स आर इन्वॉल्व इन होल्डिंग द ड्रग टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तीन तरह के फोर्स थे, एक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा था आयनिक फोर्स और तीसरा था वंडरवाल फोर्स या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। दूसरा टारगेट है रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट। तो सबसे पहला है रिसेप्टर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के बने होते हैं और जितने भी रिसेप्टर है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी हमारी बॉडी जो एक सेल से दूसरी सेल के साथ कम्युनिकेशन करती है वो इन प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू ही करती है। अब रिसेप्टर बॉडी में कहां होते हैं, तो रिसेप्टर बॉडी में हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी की सेल है, यहां पर रिसेप्टर होगा। तो रिसेप्टर मोस्टली सेल मेम्ब्रेन पर अक्रॉस लगे होते हैं, यानी आधा हिस्सा रिसेप्टर का सेल के बाहर होगा और आधा हिस्सा रिसेप्टर का सेल के अंदर होगा। तो दे आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं, कुछ रिसेप्टर सेल के अंदर डीएनए पर भी लगे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ रिसेप्टर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर भी लगे होते हैं। अब जो रिसेप्टर है उसका काम क्या होता है, देखो बच्चों यहां पर इसको मैं भी डिस्कस करता हूं। पहले इसको देखो, ये रहा हमारी सेल और ये सेल मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है और ये रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर का देखो आधा हिस्सा ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे है। तो जब कोई केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर पर बाइंड होता है तो ये जो रिसेप्टर है इसमें कुछ बायोलॉजिकल चेंज होता है और ये जो बायोलॉजिकल चेंज है वो सेल के अंदर तक जाता है। तो सेल के अंदर एक पर्टिकुलर मैसेज पहुंचता है, जो किसका मैसेज होता है, इस केमिकल का। तो ये केमिकल सेल में क्या करवाना चाहता है, वो किसके थ्रू होता है, इस रिसेप्टर के थ्रू होता है। यहां पर ये जो 4 लाइन मैंने लिखी है इसका मतलब क्या होता है, यहां पर लिखा है कि हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज को कैरी करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन एंड फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल्स। ये एक मसल्स है, तो ये मसल्स है और ये न्यूरॉन्स है। ठीक है बच्चों, तो जो न्यूरॉन्स हैं उनके टर्मिनल पर एक केमिकल सिंथेसिस होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को या एक न्यूरॉन दूसरी मसल्स को न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही मैसेज ट्रांसफर करता है।
तो दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह है इट इज कॉल्ड साइनैप्स। साइनैप्स बायोलॉजी वाले ज्यादा समझते होंगे। और यहां पर किसकी सिंथेसिस होती है? न्यूरोट्रांसमीटर की। तो न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनैप्स पर रिलीज होता है और दूसरे न्यूरॉन्स पर इस केमिकल के लिए रिसेप्टर लगे होते हैं। तो ये केमिकल इन रिसेप्टर से बाइंड होता है और आगे उस केमिकल रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करवाता है। या यहां पर जब केमिकल सिंथेसिस होता है तो इस सेल पर जो है इस केमिकल के लिए रिसेप्टर लगे होते हैं, ये केमिकल इन रिसेप्टर पे बाइंड होता है और एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इस मसल में जाता है। तो इस तरह से केमिकल न्यूरॉन टू सेल, न्यूरॉन टू न्यूरॉन मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। ये डायग्राम आपने समझ लिया। अब दो चीजें आपको समझनी है, एक एंटागोनिस्ट और दूसरा एगोनिस्ट। जब कोई ड्रग किसी रिसेप्टर से बाइंड होती है और उसकी नेचुरल प्रोसेस को या नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट कर देती है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो जो एंटागोनिस्ट इफेक्ट है वो किसी नेचुरल प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। एगोनिस्ट वो केमिकल और वो ड्रग होती है जो नेचुरल फंक्शन के जैसे ही काम करती है। यानी यहां पर मान लिया जाए कि ये ड्रग है और यहां पर कोई सबस्ट्रेट है, दोनों इस रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं। तो जो सबस्ट्रेट का काम होता है वही इस ड्रग का भी काम है। तो जो ड्रग जब इस रिसेप्टर से बाइंड होगी तो सबस्ट्रेट के जैसे ही काम करेगी, यानी सबस्ट्रेट के एक्शन को बढ़ा देगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एगोनिस्ट। तो बच्चों एगोनिस्ट सबस्ट्रेट के एक्शन को बढ़ा देता है, जबकि एंटागोनिस्ट सबस्ट्रेट के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग। थेराप्यूटिक एक्शन को हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये डॉक्टर के लिए ज्यादा स्पेसिफिक काम करेंगे। तो पहली कैटेगरी है एंटासिड। नाम से डिफाइन करेंगे, एंटा मतलब अपोजिट, एसिड मतलब एसिड के अपोजिट। तो एसिड के अपोजिट कौन से होते हैं? बेस। तो ये ऐसी ड्रग है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं और एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एसिडिटी। तो बोलने का मतलब है दीज आर मेडिसिन यूज्ड इन द एसिडिटी बाय न्यूट्रलाइजिंग HCl। यहां पर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, यानी तीन ड्रगे हैं NaHCO3, AlOH का होल थ्राइस और MgOH का होल थ्राइस। ये तीन एंटासिड कहलाती हैं और तीनों के तीनों बेस हैं। बेस का काम होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करना। लेकिन बच्चों इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये केवल सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, कॉज को ट्रीट नहीं करते हैं। यानी जब एसिड बन जाता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड बन क्यों रहा है उस चीज को सॉल्व नहीं करते हैं। यहां पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये स्टमक को एल्कलाइन कर देते हैं, यानी पीएच को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। तो दे ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ मोर एसिड। ये प्रॉब्लम होती है। ठीक, अगर हम तीनों ड्रग की बात करें तो यहां पर जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो बेटर अल्टरनेटिव है या बेटर ड्रग है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल। और इनसॉल्युबल होते हैं तो बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट कम प्रोड्यूस होते हैं और दे डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी, यानी ये पीएच को बेसिक नहीं करेंगे, केवल उसको न्यूट्रलाइज। तीन ड्रगें तो हमने पढ़ ली। उसके बाद बच्चों फर्दर रिसर्च से ये पता चलता है कि एक केमिकल है जिसका नाम है हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन रिस्पॉन्सिबल है एसिडिटी के लिए। तो ये जो हिस्टामाइन है इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। तो अगर हम हिस्टामाइन को ब्लॉक कर दें, इसके सिक्रेशन को रोक दें, तो हम इन दोनों के सिक्रेशन को रोक सकते हैं। तो ऐसी ड्रग जो हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करती है उनका नाम है, एक है सिमेटिडीन और दूसरे का नाम है रानिटिडीन। ये जो ब्रैकेट में दिया है ये इनके ब्रांड नेम है। तो कई बार ब्रांड नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन केमिकल नेम आपको पढ़ना है, सिमेटिडीन एंड रानिटिडीन। हिस्टामाइन रिसेप्टर
को ब्लॉक करती है, हिस्टामाइन को रिलीज नहीं होने देती, हिस्टामाइन रिलीज नहीं होगा तो पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बने। यानी ये कॉज को ट्रीट कर रही है, सिम्टम को तो ट्रीट हो ही रहा है, कॉज को ट्रीट कर रही है। अब यहां पर स्ट्रक्चर भी देखिए, ये हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर है, ये सिमेटिडीन है और ये रानिटिडीन। क्वेश्चन लगाते हैं, why are cimetidine and ranitidine are better antacid than sodium hydrogen carbonate और magnesium and aluminum hydroxide? सिमेटिडीन और रानिटिडीन एसिड और पेप्सिन के सिक्रेशन को ब्लॉक करती है, जबकि मेटल के कंपाउंड पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं और पीएच को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ ये पीएच को बढ़ाते भी है, जिस वजह से ज्यादा एसिड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये दो रीजन है जिस वजह से एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन आर बेटर अल्टरनेटिव देन मेटल, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। दूसरी कैटेगरी है एंटी हिस्टामाइंस। एंटी हिस्टामाइंस वो ड्रग होती है जो हिस्टामाइन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और कहीं ना कहीं ये उस एरिया में हिस्टामाइन के सिक्रेशन को प्रिवेंट करती हैं। क्लियर? अब जो हिस्टामाइन है उसके रिसेप्टर कई जगह प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन स्टमक वॉल, दे आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, जहां पर ये वैसोडाइलेशन करते हैं, यानी ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दे आर प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स जैसे ब्रोंकी एंड गट, तो वहां पर ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और तीसरा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड एंड एलर्जी। क्लियर? तो बॉडी में कई जगह हिस्टामाइन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, अलग अलग जगह हिस्टामाइन का जो रिसेप्टर होते हैं उनको अलग अलग टाइप की ड्रग इनिबिट करती है, तो वहां पर अलग अलग टाइप का एक्शन प्रोड्यूस होता है। अगर स्टमक में हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो वहां पे एसिडिटी का ट्रीटमेंट हम करते हैं। दूसरी चीज, अगर नेजल में जो हिस्टामाइन रिसेप्टर है वो अगर ब्लॉक होते हैं तो वहां पर कॉमन कोल्ड का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये दो एंटी हिस्टामाइन है जिनका नाम है ब्रोमफेनड्रामाइन और टेरफेनाडीन एंड ब्रोमफेनड्रामाइन। ठीक, दीज टू ड्रग्स आर यूज्ड एज ए एंटी एलर्जिक ड्रग इन कॉमन कोल्ड, कफ एंड अदर एलर्जिकल रिस्पॉन्स। ये दोनों ड्रग है, तो ये खांसी में, जुकाम में और दूसरे जो एलर्जिकल प्रॉब्लम होते हैं वहां पर यूज की जाती है। तो ये दो डायग्राम है ब्रोमफेनड्रामाइन के और टेरफेनाडीन। क्वेश्चन देखिए, why antacid and anti-allergic drug interfere with function of histamine? Why do these not interfere with the function of each other? अब जो हिस्टामाइन है उसके रिसेप्टर जो है एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और एसिडिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम एंटी हिस्टामाइन देंगे तो एलर्जिकल रिस्पॉन्स भी कम होगा और एसिडिटी भी कम होगी। लेकिन एसिडिटी के लिए अलग रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है और एलर्जी के लिए अलग रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए दोनों टाइप की ड्रगें एक दूसरे के फंक्शन को इंटरफेयर नहीं कर। दूसरा, अमंग द फॉलोइंग एंटी हिस्टामाइन विच आर एंटासिड। तो एंटी हिस्टामाइन स्पेशल एंटासिड कौन से हैं? तो बच्चों, एक रानिटिडीन होता है और एक सिमेटिडीन, यानी 1 and 2, तो आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों भी एंटी हिस्टामाइन है लेकिन ये एसिडिटी में यूज नहीं होते हैं, ये कॉमन कोल्ड कफ इसमें यूज। तीसरी कैटेगरी है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। तो बच्चों, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग मोस्टली एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर दे अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। तो सीएनएस में क्या होता है? नर्व होती है, तो जो नर्व से किसी दूसरे नर्व में या नर्व से किसी टिश्यू में जो रिस्पॉन्स जा रहा है उसको इंटरफेयर करती है। क्लियर? अब दो तरह की न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होती है, एक को हम बोलेंगे ट्रैंक्विलाइजर्स और दूसरे को हम बोलेंगे एनाल्जेसिक, यानी दर्द का रिलेशन हमारे सीएनएस से कुछ ना कुछ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर वो ड्रग होती हैं जो मेंटल डिजीज को ट्रीट करने के काम आती है। मेंटल डिजीज,
जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, स्लीपलेसनेस, ये सारी की सारी मेंटल डिजीज है। इनको ट्रीट करने के काम आती हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। अब बच्चों डिजीज के आधार पर भी ट्रैंक्विलाइजर अलग अलग है। कुछ ऐसे ट्रैंक्विलाइजर है जो एंटी एंजाइटी को ट्रीट करती है, कुछ ऐसे ट्रैंक्विलाइजर है जो डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं। तो अलग अलग बीमारी में अलग अलग टाइप के ट्रैंक्विलाइजर हैं। क्लियर? उनका जिक्र नीचे किया गया है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसकी हेडिंग है रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन मेंटल इलनेस। अब रिसर्च ये बोलती है कि मेंटल इलनेस के लिए, जैसे डिप्रेशन है, उसके लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है नॉर एड्रेनालिन। खासकर हम यहाँ पर डिप्रेशन की बात करेंगे। तो डिप्रेशन किस वजह से होता है? इम्बैलेंस ऑफ नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर? अब होता क्या, देखो बच्चों, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नर्व के एंड पॉइंट पर सिंथेसिस होते हैं यहां पर, ठीक, और दूसरी नर्व पर उनके रिसेप्टर लगे होते हैं इस तरह से, और यहां पर ये जब रिलीज होते हैं तो इन रिसेप्टर से बाइंड होके अपना एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? क्लियर? अब देखिए, तो डिप्रेशन में क्या होता है कि जो नॉर एड्रेनालिन है वो कम हो जाता है। अब कम क्यों होता है? तो जैसे ही यहां पर नॉर एड्रेनालिन सिंथेसिस होकर रिलीज हुआ, ठीक, तो यहां पर बच्चों एक एंजाइम होता है जो इस नॉर एड्रेनालिन को मेटाबोलाइज कर देता है। तो जब नॉर एड्रेनालिन मेटाबोलाइज हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो वो कम रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई है तो रिस्पॉन्स भी कम होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक, अब हमें डिप्रेशन को ट्रीट करना है तो हमें नॉर एड्रेनालिन की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो एंजाइम इसको डिग्रेड कर रहा है या मेटाबोलाइज कर रहा है, उस एंजाइम को अगर हम इनिबिट कर दे या यहां से हटा दे, हटाना तो पॉसिबल है नहीं, इसको रोक दे, इसके काम को रोक दे, तो नॉर एड्रेनालिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर पर बाइंड होगा और बेटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। तो हम ऐसी ड्रग या ऐसी मेडिसिन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे जो इस एंजाइम को इनिबिट कर देती है। तो एंजाइम इनिबिट होगा, नॉर एड्रेनालिन ज्यादा बनेगा, तो रिस्पॉन्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो ये थ्योरी डिप्रेशन के लिए यूज की जाती है। तो ये जो पूरा लाइन है उसमें यही बताया गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दो तरह की ड्रग है, एक का नाम है इप्रोनियाजिड और दूसरे का नाम है फिनाल्जिन। दीज टू ड्रग आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों क्या करेंगी? ये एंजाइम को डिग्रेड करेंगी जो मेटाबोलाइज कर रहा है नॉर एड्रेनालिन। कुछ और तरह के ट्रैंक्विलाइजर है जैसे क्लोडाइजिपॉक्साइड एंड मेप्रोबाइनेट। दीज आर कॉल्ड माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर। माइल्ड मतलब छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे टेंशन। ये दोनों जो है टेंशन में या स्ट्रेस में यूज की जाती है। एक और ट्रैंक्विलाइजर है इक्वेनिल, जो डिप्रेशन के साथ साथ हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करता है। इन सारी ड्रगों के ये डायग्राम दिए हुए, स्ट्रक्चर दिए हुए, इप्रोनियाजिड, फिनाल्जिन, क्लोडाइजिपॉक्साइड, मेप्रोबामेड एंड इक्वेनिल। इप्रोनियाजिड। अब ट्रैंक्विलाइजर में एक और कैटेगरी आती है बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट एक तरह का केमिकल मॉइटी होती है और जितने भी ड्रगे बार्बिचुरेट से बनी है उनमें ये केमिकल मॉइटी होती है। तो बार्बिचुरेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखा जाए तो बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बार्बिचुरेट, ये वाला, जिसमें पिरिमिडीन मॉइटी होती है। अब जब इससे ड्रग बनाएंगे तो यहां पर कुछ और मॉलिक्यूल ले आएंगे, यहां पर कुछ और ले आएंगे, इधर कुछ और सिंथेसिस करेंगे, है ना। तो these all drugs obtained from barbiturate are called derivative of barbiturate. For example, vironal, amital, nambutal, luminal and saconal. यहाँ पर एक चीज कॉमन है, NaL या Al। तो जहां जहां अल हो इसका मतलब दे आर डेरिवेटिव ऑफ बार्बिचुरेट्स और दे आर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर। ये भी ट्रैंक्विलाइजर है। तो जो बार्बिचुरेट्स होते हैं दे आर हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब होता है स्लीप प्रोड्यूसिंग।
जिनको नींद नहीं आती है उनको बार्बिचुरेट्स के डेरिवेटिव दिए जाते हैं। इसीलिए बच्चों बार्बिचुरेट्स को हम स्लीप प्रोड्यूसिंग या स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन भी बोलते हैं। स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स और दो और हैं, वैलियम एंड सीरोटोनिन। ठीक, तो ये विनोडल का एक स्ट्रक्चर है, ये वैलियम का स्ट्रक्चर है और ये सीरोटोनिन का स्ट्रक्चर है। इसमें से वैलियम तो काफी यूज होता है। वैलियम का वैसे एक और नाम है एल्प्रेक्स या एल्प्राजोलम। ये जो है नींद न आने वालों को दी जाती, लेकिन किसने ज्यादा खा लिया तो गया काम। क्वेश्चन, लो लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन। व्हाट टाइप ऑफ ड्रग आर नीडेड टू क्योर दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों दो ड्रगें हमने ऊपर डिस्कस की थी, इप्रोनियाजिड एंड फिनाल्जी, है ना। तो ये दो ड्रगें डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में काम आती हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रैंक्विलाइजर। वह सीरोटोनिन भी है, विरोनल भी है और इक्वेनिल भी है। सल्वारसन ये ट्रैंक्विलाइजर नहीं है, ये एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को किल और उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर। क्लियर। इसी कैटेगरी में आ गया एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पेन को कम करते हैं। दे रिड्यूस और एबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आदमी को सुलाती नहीं है, बेहोश नहीं करती हैं, कोई मेंटल कंफ्यूजन नहीं करती है, इन कोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। क्योंकि पेन का रिलेशन किससे होता है, नर्वस सिस्टम से। तो पेन को कम करना है लेकिन कॉन्शियसनेस को लॉस नहीं करना है, मेंटल कंफ्यूजन को डिस्टर्ब नहीं करना है, इनकोऑर्डिनेशन नहीं करना है, पैरालिसिस नहीं करना है। क्लियर। जैसे एस्प्रिन या पैरासिटामोल, तो हम एस्प्रिन और पैरासिटामोल खाते हैं तो पेन कम हो जाता है लेकिन और प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ एनाल्जेसिक है जो और प्रॉब्लम भी करते हैं। तो दो तरह के एनाल्जेसिक होते हैं, एक नॉन नार्कोटिक या नॉन एडिक्टिव, दूसरे नार्कोटिक। जो नॉन नार्कोटिक होते हैं वो एडिक्शन कॉज नहीं करते। एडिक्शन मतलब इनको खाने के बाद इनकी लत नहीं लगती है, जबकि नार्कोटिक एनाल्जेसिक ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर इनको ले लिया जाए तो इनकी लत या एडिक्शन कॉज हो जाता है। पहले बात करते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। दो बेसिक ड्रग है और सबने उसके बारे में पढ़ा होगा और देखा भी होगा। एक है एस्प्रिन और दूसरी है पैरासिटामोल। मोस्ट कॉमन एनाल्जेसिक घर में, हर घर में पाई जाती है, एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल। दीज आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। इनका काम क्या होता है, दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ए एंजाइम कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पेन के लिए। अच्छा, जो एस्प्रिन और पैरासिटामोल है ये पेन के साथ साथ दो और प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। एक इन्फ्लामेशन यानी जहां सूजन होती है, और दूसरा बॉडी के टेम्परेचर को भी कम करते हैं, यानी दे आर एंटीपायरेटिक। तो पेन को तो कम करेंगी, इन्फ्लामेशन को और बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करती है। इसीलिए दे आर एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटी इन्फ्लामेटरी एज वेल एज एंटीपायरेटिक ड्रग। तीन प्रॉपर्टी होती। ठीक, तो इन ड्रग्स को हम स्केलेटल मसल पेन, कमर दर्द हो जाए, या जिन लोगों को आर्थराइटिस की बीमारी या ज्वाइंट्स पेन होता है उनमें भी यूज होती है, बुखार में तो यूज होती है, इन्फ्लामेशन में भी यूज होती है। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो एस्प्रिन है ना अपनी, एस्प्रिन हार्ट अटैक के पेशेंट को दी जाती है, यानी हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती है, बिकॉज दे हैव एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। तो ब्लड क्लॉटिंग को कम करती है या इनहिबिट कर देती है। तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड पतला होगा, जिससे कि ब्लड जल्दी फ्लो करेगा। तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो केवल एस्प्रिन है ना, और कोई एनाल्जेसिक नहीं, एस्प्रिन हार्ट अटैक में काम आती है। अब बात करते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक वो एनाल्जेसिक होते हैं जो एडिक्शन कॉज करते हैं, और ये मोस्टली सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू पेन को कम करते हैं। अब एक नेचुरल एनाल्जेसिक है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, मॉर्फिन।
तो जो मॉर्फिन है वो एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है ओपियम पॉपी। तो ओपियम पॉपी से नार्कोटिक एनाल्जेसिक जिसका नाम है मॉर्फिन पाया जाता है, और मॉर्फिन के अलावा इसमें और मॉर्फिन के जैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका काम लगभग मॉर्फिन के जैसा होता है। तो इनको हम बोलेंगे मॉर्फिन एंड देयर होमोलॉगस, जैसे कोडीन हो गया, थिबिन हो गया, नेस्केपिन हो गया, ये सब चीजें। इनका काम होता है रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। पेन के साथ साथ स्लीप भी प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अगर ज्यादा डोज ले ली जाए तो दे आर वेरी डेंजरस। दे कैन प्रोड्यूस स्टूपर, कोमा, कन्वर्जन, और हाई डोज में कॉज डेथ। इतनी खतरनाक है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। अब इनका यूज कहां किया जाता है? जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है वो ऐसे पेन में यूज होती है जिसको सहना मुश्किल होता है, जैसे कैंसर पेन, चाइल्ड बर्थ के समय जो पेन होता है वो बहुत डेंजर होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है वो भयंकर होता है। और कार्डियक पेन, जो चेस्ट पेन होता है वो ज्यादा डेंजर होता है। यानी ऐसे पेन में जो बहुत डेंजर होता है, इंटेंसिव पेन, उसमें इसका यूज किया जाता है। नॉर्मल पेन में हम पैरासिटामोल और एस्पिरिन का यूज करने वाले। तो एक तो हो गया मॉर्फिन। मॉर्फिन का एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है जिसको हम बोलते हैं हेरोइन, और इसको हम बोलेंगे एसिटाइल मॉर्फिन। और एक और आता है कोडेन। कोडेन, मॉर्फिन और हेरोइन। क्वेश्चन, द ड्रग यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक कौन सा है बच्चों? एस्पिरिन। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल वो केमिकल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल करते हैं या तो उनकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। मोस्ट ऑफ बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। टीबी हो गया, डिसेंट्री हो गया, सिफिलिस हो गया, डायरिया हो गया, क्लियर? तो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन का ये काम होता है। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं? जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया और पैरासाइट। अब अगर कोई ड्रग बैक्टीरिया को इनिबिट कर रही है तो उसकी क्लास देखो, जैसे बैक्टीरिया को इनिबिट करने वाली एंटी बैक्टीरियल, फंगस को एंटी फंगल, वायरस को एंटी वायरल और पैरासाइट को एंटी पैरासाइट। इन सबको कलेक्टिवली हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग ही बोलेंगे। लेकिन बच्चों इस सेशन में हम लोग केवल एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स पर ही फोकस करने वाले। एंटी माइक्रोबियल ड्रग में पहली कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हमें मिलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो जो एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें डायरेक्टली मिलते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल एंटीबायोटिक्स, और कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जो लेबोरेटरी में डेवलप किए गए हैं, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। इनका काम क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करना या उनको डिस्ट्रॉय करना या उनको किल करना बाय इंटरफेयरिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पॉल एलिच वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली एंटीबायोटिक को डेवलप किया था, और उस एंटीबायोटिक का नाम था सल्वारसन। सल्वारसन इज ए आर्सेनिक बेस्ड एंटीबायोटिक। सल्वारसन को पॉल एलिच ने सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप किया था। सल्वारसन एंटीबायोटिक वाज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, स्पाइरोचैट्स। लेकिन बच्चों सल्वारसन के कुछ साइड इफेक्ट भी थे, इसलिए सल्वारसन ज्यादा पॉपुलर ड्रग नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने एक और ड्रग सिंथेसिस की जिसका नाम था प्रोंटोसिल। बाद में पता चला कि जो प्रोंटोसिल है उसका स्ट्रक्चर सल्वारसन से काफी मैच करता है, और रिसर्च से मालूम चला कि प्रोंटोसिल ड्रग बॉडी में जाने के बाद एक और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है जिसका नाम है सल्फानिलामाइड, और एक्चुअल में सल्फानिलामाइड ही वो रियल केमिकल मॉइटी है जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो करता है। तो प्रोंटोसिल किस में चेंज होती है? सल्फानिलामाइड में, और यही बैक्टीरिया को किल करता है। तो बच्चों सल्फानिलामाइड की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे सल्फोनामाइड और उनके एनालॉग डेवलप किए गए। इसमें एक इंपॉर्टेंट ड्रग थी सल्फापिरिडीन। अब स्ट्रक्चर देखो, ये है सल्वारसन जिसमें आर्सेनिक होता है। उसके बाद डेवलप ऑफ प्रोंटोसिल। तो प्रोंटोसिल में ये जो पार्ट है ना,
ये एरिया कहलाता है सल्फोनामाइड। तो यही जो है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बाद में पूरा फोकस इस पे होगा। देखो ये बना सल्फानिलामाइड, है ना, ये वाला सल्फानिलामाइड, बाद में सल्फापिरिडीन। तो कहीं ना कहीं इसमें सल्फानिलामाइड होगा ही। देखो इतना हिस्सा सल्फानिलामाइड। बाद में और रिसर्च हुई और एक फेमस ड्रग डेवलप की गई जिसका नाम है पेनिसिलिन। इट वाज डेवलप्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स कॉल्ड ए पेनिसिलियम फंगस। पेनिसिलिन किससे मिलती है? पेनिसिलियन फंगस से, बिल्कुल नेचुरल सोर्स। ठीक। अब देखो बच्चों, एंटीबायोटिक को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये किल कर रही है या ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। तो वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है, दे आर कॉल्ड बैक्टीरियासाइडल। और जो डिस्ट्रॉय नहीं करती, केवल उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। अब इसके एग्जांपल आपको समझना है। जो साइडल है वो पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड एंड ओफ्लॉक्सासिन। बैक्टीरियोस्टैटिक एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। अब एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस के रिलेटेड एक टर्म्स यूज होता है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एरिया। कौन सी एंटीबायोटिक कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है, इसके बेसिस पर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन बना है। अब देखिए बच्चों, जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव। तो ऐसे एंटीबायोटिक जो दोनों टाइप के बैक्टीरिया को किल कर सकती है या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है, उसको हम बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक। ऐसी एंटीबायोटिक जो या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर अटैक करती है, उसको हम बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि कितनी रेंज के मैक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के मैक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है। ठीक। अब कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो केवल एक ही डिजीज में काम आती है, जैसे एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, एंथेलमेंटिक्स। तो इनको हम बोलेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक। तो बच्चों, एंटीबायोटिक की कैटेगरी में एक सबसे फेमस एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन जी। और पेनिसिलिन जी एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और पेनिसिलिन जी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, प्योर नेचुरल एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम फंगस से हमें मिलती है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि पेनिसिलिन जी को और इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किया और निकल के आई एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। यानी दीज आर द सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन और दे आर मोर इफेक्टिव देन पेनिसिलिन जी। तो ये दोनों ड्रग हैं, दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को अफेक्ट कर सकती हैं। अब देखिए बच्चों, जो पेनिसिलिन जी है ना, इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि ये नेचुरल सोर्स से मिलती है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है, यानी इचिंग कॉज करती है। तो इसको लगाने से पहले पेशेंट का एक हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है ताकि ये देखा जाता है कि पेशेंट पर ये दवाई खप सकती है या इसके लिए सुटेबल है या नहीं। एक और सिंथेटिक मेडिसिन आती है जिसका नाम है क्लोरामफेनिकोल। इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। स्पेक्ट्रम में देखा जाए बच्चों तो केवल पेनिसिलिन जी ही नैरो स्पेक्ट्रम है, बाकी उसके बाद क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन दोनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये मोस्टली ओरल रूट से दी जाती है क्योंकि हमारे जीआई ट्रैक्ट में काफी अच्छी तरह से ये डिसॉल्व होके एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका मेन काम होता है टाइफॉइड फीवर के ट्रीटमेंट में, डिसेंट्री में, एक्यूट फीवर में और कुछ टाइप के यूरिनरी इन्फेक्शन में, मेनिंजाइटिस में और निमोनिया में। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, टाइफॉइड और निमोनिया। कुछ और एंटीबायोटिक है वेनकोमाइसिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। दीज आर ऑल्सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है डाइसिडाइजरिन। डाइसिडाइजरिन, इसका काम होता है कैंसर सेल को ट्रीट करना। तो बच्चों याद रखना, पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम है, उसके बाद जितनी भी एंटीबायोटिक है दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो अब पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला है ना, इसमें एक 5 कार्बन की रिंग होती है, कार्बन तो नहीं है, सल्फर और नाइट्रोजन है और इस तरह है। यहाँ पर एक अमाइड लिंकेज होती है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं।
और क्लोरमफेनिकोल ऐसे एंटीबायोटिक है जिसमें नाइट्रो ग्रुप होता है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं क्लोरमफेनिकोल। क्वेश्चन, एन एंटीबायोटिक कंटेन नाइट्रो ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग। तो नाइट्रो ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है कौन सी एंटीबायोटिक में? क्लोरमफेनिकोल, जो कि टाइफाइड और डिसेंट्री, मेनिंजाइटिस इसमें काम आती है। दूसरा, ए ड्रग इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस। तो बच्चों निमोनिया और ब्रोंकाइटिस में भी क्लोरमफेनिकोल काफी अच्छा काम करती है। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। दोनों ही एक तरह के एंटी माइक्रोबियल ड्रग है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो इनहिबिट करती है या उन्हें किल करती है। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, जो एंटीसेप्टिक्स है वो लिविंग टिश्यू में अप्लाई की जाती है, यानी लिविंग सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग सरफेस या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे फ्लोर, ड्रेनेज एटसेट्रा इन जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो पहले बात करते हैं एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक्स लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है फ्यूरासिन एंड सोफ्रामाइसिन। ये फेमस ड्रग है जो एज ए एंटीसेप्टिक यूज होती है। और देखिए घर में हम यूज करते हैं डिटॉल। डिटॉल भी एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। डिटॉल इज द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल। ये कई बार पूछा जाता है कि डिटॉल किन 2 केमिकल से मिलकर बना होता है, तो ये 2 केमिकल है। एक और ड्रग है बिथियोनॉल। बिथियोनॉल ये भी एज ए एंटीसेप्टिक काम करते हैं और इसको जो है सोप में ऐड किया जाता है फॉर एंटीसेप्टिक एक्टिविटी। दूसरा है आयोडीन। आयोडीन ऑल्सो ए पावरफुल एंटीसेप्टिक। तीसरा है टिंचर ऑफ आयोडीन। यहां पर जो आयोडीन सोल्यूशन है उसको अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स किया जाता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 to 3%। तो टिंचर ऑफ आयोडीन इज ए 2 to 3% सोल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म CHI3। आइडोफॉर्म भी एक तरह का एंटीसेप्टिक है। और लास्ट है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज ए वीक एंटीसेप्टिक स्पेशली फॉर आईज। तो बच्चों ये सारे नाम आपको पढ़ने हैं, खासकर डिटॉल का जो केमिकल नेचर है वो ध्यान रखना है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनकी कम कंसंट्रेशन अगर यूज की जाए तो दे एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक, और ज्यादा कंसंट्रेशन यूज की जाए तो दे एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट्स, और वो कंपाउंड है फिनॉल। तो फिनॉल की इतनी कंसंट्रेशन 0.2% एंटीसेप्टिक है, और अगर 1% हम यूज करते हैं तो वो डिसइंफेक्टेंट्स होती है। तो ये दोनों का काम करता है। डिसइंफेक्टेंट्स में नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन में इतनी कंसंट्रेशन एज ए डिसइंफेक्टेंट्स काम करती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है लो कंसंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट्स काम करता है। तो बच्चों इसमें 3 कंपाउंड हो गया फिनॉल जो एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट्स भी है, क्लोरीन सोल्यूशन और सल्फर डाइऑक्साइड सोल्यूशन, ये प्योरली डिसइंफेक्टेंट्स है। क्लियर? अब इनके स्ट्रक्चर पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा क्लोरोजाइलिनॉल, ये रहा टर्पिनियोल, दोनों ही डिटॉल में पाए जाते हैं। और बिथियोनॉल ये सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी लाता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला, बिथियोनॉल इज एडेड टू सोप एज एन एडिटिव टू फंक्शन एज ए और एन। कौन सा फंक्शन है बच्चों? इट इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। दूसरा, हाउ डू एंटीसेप्टिक डिफरेंट फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट्स? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। जैसा मैंने ऊपर बताया था, एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के काम आते हैं, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल मैंने ऊपर डिस्कस किया, डिटॉल हो गया, टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया, कई सारे हैं। डिसइंफेक्टेंट्स फिनॉल, क्लोरीन सोल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट्स। कौन सा है बच्चों? फिनॉल। फिनॉल की 0.2% कंसंट्रेशन एज ए एंटीसेप्टिक यूज होती है और 1% कंसंट्रेशन एज ए डिसइंफेक्टेंट्स यूज होती है।
दो क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटॉल? डिटॉल इज द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनियोल। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक क्लोरोजाइलिनॉल इज, तो ऊपर बच्चों क्लोरोजाइलिनॉल का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरह का आता है। यहां पर नीचे Cl होता है और इधर OH होता है और इधर CH3 और इधर CH3। अब इसका केमिकल नेम क्या है? तो यहां से आप नंबर करोगे 4, 5 और 6। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल में क्लोरो आता है, तो 4 क्लोरो 3, 5 डाइमिथाइल फिनॉल, 4 क्लोरो 3, 5 डाइमिथाइल फिनॉल। तो आंसर हो गया बच्चों ए। नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग कंट्रोल पॉपुलेशन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कंट्रोल पिल्स। जो हमारे पास एंटी फर्टिलिटी ड्रग है या जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है, वो मोस्टली मिक्सचर ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन या इनके सिंथेटिक डेरिवेटिव। अब जो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन है, उसका काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन एक्ट बाय सप्रेसिंग ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। तो जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव होते हैं, दे आर मोर पोटेंट, मोर इफेक्टिव देन नेचुरल प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों नेचुरल हैं, और अगर आपको और अच्छी ड्रगें बनानी है तो इनके डेरिवेटिव आपको बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? देखिए, यहां पर जो प्रोजेस्टेरोन है उसका डेरिवेटिव है नॉरएथिंड्रोन। नॉरएथिंड्रोन इज ए सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव। और जो ईस्ट्रोजन है उसका डेरिवेटिव है इथिनाइल एस्ट्रेडायोल, जिसको नोवेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। अब दोनों का यहां पर स्ट्रक्चर दे रखा है, इट इज नॉरएथिंड्रोन और इट इज इथिनाइल एस्ट्रेडायोल। देखिए बच्चों, दोनों ही स्टीरॉयडल हार्मोन्स है। कौन से हार्मोन्स हैं? स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं। तो ये जो रिंग आप देख रहे हो, ये स्टीरॉयडल रिंग है, इतना हिस्सा, इट इज स्टीरॉयडल। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बर्थ कंट्रोल पिल? पहला, दे कंटेन ईस्ट्रोजन ओनली, गलत। दे कंटेन प्रोजेस्टेरोन ओनली, गलत। दे कंटेन मिक्सचर ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव, यस, मिक्सचर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल इन फूड। जब भी किसी फूड में केमिकल ऐड किए जाते हैं तो 3 मेन पर्पस होते हैं। पहला, उनको प्रिजर्व करना, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप नहीं करने देना। दूसरा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इनहांस करना। और तीसरा, अगर कोई न्यूट्रिटिव सब्सटेंस उसमें ऐड कर सकते हैं तो उसको न्यूट्रिटिव वैल्यू देना। तो प्रिजर्वेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी को इनहांस करना और न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाना। कौन कौन सी कैटेगरी है फूड एडिटिव्स की? पहला है फूड कलर, कलर प्रोड्यूस करते हैं फूड में। दूसरा है फ्लेवर एंड स्वीटनेस। तीसरा है फैट इमल्सिफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। चौथा है फ्लोर इंप्रूवर्स, जैसे एंटी स्टेलिंग एजेंट एंड ब्लीचेस। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स। अब यहां पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, केवल स्वीटनिंग एजेंट और फूड प्रिजर्वेटिव पर डिस्कस करने वाले हैं, इन दो चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट। सबसे कॉमन नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है सुक्रोज। जो हमारे घर में चीनी यूज करते हैं उसमें सुक्रोज प्रेजेंट होता है। इट इज ए नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, लेकिन इसके साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो जिन पर्सन्स को डायबिटीज होता है उनको हम चीनी नहीं खिला सकते हैं, और दूसरा जो कैलोरी इंटेक कम करना चाहते हैं, क्योंकि सुक्रोज कैलोरी बढ़ाता है। तो ये दो प्रॉब्लम सुक्रोज के साथ है। तो इन दो प्रॉब्लम का सलूशन है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो बच्चों बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट दो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। एक, डायबिटिक पर्सन को हम इनको दे सकते हैं क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज नहीं होता है, और दूसरा जिनको कैलोरी नहीं चाहिए वो भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है? सबसे पहला है सैकरिन। सैकरिन का केमिकल नेम है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, नीचे स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा। अब इनकी पोटेंसी भी पढ़नी है कि सुक्रोज से कितने टाइम्स ज्यादा स्वीट है।
तो इट इज 550 टाइम्स मोर स्वीटर देन केन शुगर। और बॉडी में बिल्कुल मेटाबोलाइज नहीं होता है, बॉडी से एज सच एक्सक्रीट हो जाता है और इनर्ट है और हार्मलेस है। तो कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट रखते हैं। तो बच्चों यहां पर जो है एक टेबल आपके सामने है जहां पर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, उनके स्ट्रक्चर है और उनकी पोटेंसी है। तो एस्पार्टेम है एक, दूसरा सैक्रिन हमने पढ़ लिया, तीसरा सुक्रोलोज। तो जो एस्पार्टेम है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, वो 100 टाइम स्वीट है सुक्रोज से। इसी तरह सैक्रिन 550 टाइम, और सैक्रिन का स्ट्रक्चर ये रहा। सुक्रोलोज 600 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। एलिटेम सबसे ज्यादा 2000 टाइम मोर स्वीटर देन सुक्रोज। चलो वन बाय वन हम थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एस्पार्टेम है 100 टाइम्स मोर स्वीटर देन केन शुगर। और एस्पार्टेम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखिए बच्चों, एस्पार्टेम इट इज लिमिटेड टू द कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज इट अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर और कुकिंग टेम्परेचर। तो एस्पार्टेम का यूज हम केवल उन फूड में करेंगे जहां पर टेम्परेचर हमें बढ़ाना नहीं पड़ता, जैसे कोल्ड फूड हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, क्योंकि जैसे आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे ये डिग्रेड हो जाएगा। इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। ये दो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन से मिलकर बनता है, यानी ये एक तरह का डाइपेप्टाइड है। एलिटेम की बात की जाए तो एलिटेम की पोटेंसी सबसे ज्यादा है, इट इज हाई पोटेंसी स्वीटनिंग एजेंट। इट इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम, यानी ये कुकिंग टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है। लास्ट है सुक्रोलोज। केमिकली इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, जैसा नाम है सुक्रोलोज एंड सुक्रोज। तो सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव कहलाता है सुक्रोलोज। इसका जो टेस्ट और अपीयरेंस है वो बिल्कुल चीनी के जैसा होता है, बट इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। तो कैलोरीज कोई भी स्वीटनिंग एजेंट या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट प्रोवाइड नहीं करता है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला, वाई यूज ऑफ एस्पार्टेम लिमिटेड टू द कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक? क्योंकि बच्चों एस्पार्टेम कुकिंग टेम्परेचर पर डिग्रेड हो जाता है। दूसरा, नेम द स्वीटनिंग एजेंट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। तो डायबिटिक पेशेंट में आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट एलिटेम, सुक्रोलोज, सैक्रिन ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम अराइज इन यूजिंग एलिटेम एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? तो इसका जवाब है, द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज वेरी डिफिकल्ट व्हाइल यूजिंग इट। क्योंकि इसकी पोटेंसी सबसे ज्यादा है, तो कितना स्वीट रखना है उस फूड को, ये प्रॉब्लम एलिटेम के साथ आती है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? जैसा ऊपर डिस्कस किया था, डायबिटिक पर्सन के लिए और कैलोरी इनटेक कम करने वालों के लिए। अब एक एमसीक्यू देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्वीटनेस वैल्यू। तो बच्चों यहां पर ये टेबल है, देखो सबसे ज्यादा हमारे पास है एलिटेम, फिर सुक्रोलोज, सैक्रिन और लास्ट में है एस्पार्टेम। तो एलिटेम, सुक्रोलोज, सैक्रिन एंड एस्पार्टेम, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे कम एस्पार्टेम और सबसे ज्यादा एलिटेम। इसमें दूसरी कैटेगरी है फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव वो केमिकल होते हैं जो फूड में बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देते, यानी कहीं ना कहीं ये एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करते हैं। कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं? जैसे टेबल सॉल्ट यानी नमक, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, और अगर स्पेसिफिक केमिकल की बात करें तो सोडियम बेंजोएट एज ए फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। जो सोडियम बेंजोएट है ये प्योर सिंथेटिक केमिकल है, इसीलिए इसके कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट है, बिकॉज इट इज मेटाबोलाइज इन द ह्यूमन बॉडी। और भी कुछ सॉल्ट होते हैं जैसे सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड
प्रोपेनोइक एसिड ऑल्सो यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। तो बच्चों याद रखना है, टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। लास्ट कैटेगरी है क्लींजिंग एजेंट, यानी ऐसे एजेंट जो वॉशिंग में काम आते हैं। तो दो ही तरह के एजेंट होते हैं जो वॉशिंग का काम करते हैं, सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। पहले सोप की बात कर लेते हैं। सोप को बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सपोनिफिकेशन। सोप बनता कैसे है? यहां पर हमारे पास एक फैट है। फैट का मतलब इट इज ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड। ये एक फैटी एसिड का पार्ट है और ये है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH एंड CH2H। तो जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में होता है तो उसको हम बोलते हैं फैट या ग्लिसराइल एस्टर। तो इस फैट को NaOH के साथ हीट किया जाता है। तो बच्चों यहां पर जो है ग्लिसरॉल अलग होता हुआ दिखता है और जो फैटी एसिड है वो सोडियम के साथ सॉल्ट बना लेता है। दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप। तो इस प्रोसेस को हमने बोला सपोनिफिकेशन। अब यहां पे जो फैटी एसिड है वो कौन कौन से होते हैं? फैटी एसिड में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं और दे आर लॉन्ग चेन, यानी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जैसे स्टेरिक एसिड्स, ओलिक एसिड एंड पामिटिक एसिड, इनका यूज किया जाता है। अब यहां पे जो सोप मिलता है इट इज ऑब्टेन रिमेन इन द कोलाइडल फॉर्म, यानी कोलाइडल फॉर्म की तरह होता है और उसके बाद उसमें सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है जिससे वो सोप की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होने लगता है। सपोनिफिकेशन प्रोसेस में ग्लिसरॉल भी पाया जाता है और ग्लिसरॉल को निकालने का मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि ग्लिसरॉल एक काफी इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसका फर्दर यूज किया जाता है। जैसे मैंने डिस्कस किया था, केवल सोडियम और पोटेशियम के सोप ही वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इन दोनों का यूज किया जाता है क्लीनिंग पर्पस के लिए। बाकी किसी और मेटल के सोप नहीं बनाए जाते हैं। जो पोटेशियम सोप है उसका यूज नहाने की साबुन को बनाने में किया जाता है, जबकि सोडियम सोप का यूज कपड़े धोने की साबुन को बनाने में किया जाता है, क्योंकि पोटेशियम सोप सॉफ्ट होता है स्किन के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सोप। देखिए बच्चों, सारे टाइप के सोप एक ही प्रोसेस से बनाए जाते हैं, बस केवल उसमें कुछ मटेरियल ऐड करने से सोप की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, जिससे उसका डिफरेंट यूज हो सकता है। यानी वेरिएशन आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल। पहला है टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप बनाने के लिए बेटर ग्रेड के फैट्स एंड ऑयल का यूज किया जाता है। एक्सेस एल्कली को आसानी से रिमूव करके हम टॉयलेट सोप बना सकते हैं। कलर एंड परफ्यूम भी ऐड किए जाते हैं सोप को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। दूसरा ट्रांसपेरेंट सोप। अगर सोप में इथेनॉल मिला दिया जाए और एक्सेस सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दिया जाए तो वो ट्रांसपेरेंट सोप कहलाता है। मेडिकेटेड सोप। मेडिकेटेड सोप में सोप के पास कोई मेडिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि सोप में बिथ्योनल मिलाया जाता है तो इम्पार्ट्स इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। कभी कभी सोप में डिओड्रेंट्स भी ऐड किए जाते हैं। सेविंग सोप। सेविंग सोप का मेन मकसद है टू प्रोड्यूस मोर लेदर। तो जितना ज्यादा झाग प्रोड्यूस होगा उतना ही अच्छा वो सेविंग सोप कहलाएगा। तो इसके लिए इसमें एक केमिकल यूज किया जाता है रोजिन, जो आगे जाके सोडियम रोजिनेट बनाता है। इसी की वजह से इसमें लेदर प्रोड्यूस होता है। दूसरा, इसमें ग्लिसरॉल भी ऐड किया जाता है ताकि इसकी रैपिड ड्राइंग ना हो सके, यानी इट इज प्रिवेंट फ्रॉम रैपिड ड्राइंग। लॉन्ड्री सोप्स। लॉन्ड्री सोप में कुछ फिलर ऐड किए जाते हैं, जैसे सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और लास्ट में सोडियम कार्बोनेट। लॉन्ड्री सोप मोस्टली चिप्स की फॉर्म में होते हैं ताकि वो आसानी से कहीं भी कम से कम वाटर की प्रेजेंस में यूज किए जा सकें। कुछ और तरह के सोप भी है, जैसे सोप ग्रैन्यूल्स हो गया, सोप पाउडर हो गया, स्काउरिंग सोप हो गया। अब जो स्कारिंग सोप है उसमें कुछ स्कारिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, जैसे प्यूमिस पाउडर हो गया, सैंड हो गया। कुछ बिल्डर उसमें ऐड किए जाते हैं, बिल्डर जैसे सोडियम कार्बोनेट,
ट्राइसोडियम फॉस्फेट। बिल्डर का काम होता है सोप को जल्दी रिएक्ट करवाना। सोप का एक मेन ड्रॉबैक ये है कि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, या हार्ड वाटर में ये वॉशिंग सही से नहीं कर पाता है। रीजन, जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। तो जब सोप कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के साथ रिएक्शन करता है तो एक इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट बना देता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होने की वजह से ये पूरी तरह से लेदर नहीं देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो कुछ मामलों में सोप से बेटर होते हैं। पहला, सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन एक्ट इन हार्ड वाटर एंड इन सॉफ्ट वाटर, दोनों में काम करते हैं। दूसरा, सिंथेटिक डिटर्जेंट ज्यादा अच्छी तरह से कपड़ों को वॉश कर सकते हैं एज कंपेयर टू सोप। तीसरा, सिंथेटिक डिटर्जेंट झाग प्रोड्यूस करते हैं इवन इन आइस कोल्ड वाटर, जबकि कोल्ड वाटर में साबुन अच्छी तरह से लेदर प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये तीन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सिंथेटिक डिटर्जेंट आर बेटर अल्टरनेटिव देन सोप। लेकिन डिटर्जेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूशन। सोप पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं, डिटर्जेंट पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं कितने टाइप के डिटर्जेंट हमारे पास है। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिटर्जेंट, 3 कैटेगरी है। पहला एनआयोनिक, दूसरा कैटायनिक और तीसरा नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो बच्चों पहला है एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक माने यानी माइनस चार्ज होगा इसमें, और जिस पोर्शन में माइनस चार्ज होगा वही पोर्शन क्लीनिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। केमिकली एनायनिक डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल। यानी पहले हमारे पास कोई एल्कोहल होगा, जैसे लॉरेल एल्कोहल है, इसको हम सल्फोनेटेड बनाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ H2SO4, तो बनेगा लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट, और उसके बाद इसके NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका सॉल्ट बन जाएगा। इट इज कॉल्ड सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS। तो ये हमारे पास हुआ एनआयनिक डिटर्जेंट, और इसका नाम हुआ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनेटेड एल्कोहल। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो हिस्सा है वो पूरा नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव हिस्से की वजह से ही इसका क्लीनिंग एक्शन प्रोड्यूस होता है। एक और है डोडिसाइल बेंजीन, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा तो हमें मिला डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां पर ये SO3H ग्रुप जुड़ गया, और NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO3Na। तो ये भी एक तरह का एनायनिक डिटर्जेंट बन गया, नाम होगा सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एनायनिक डिटर्जेंट में जो एनायनिक पार्ट है यही क्लीनिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा मैंने बताया था। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पज, और उसमें किसमें जो बच्चों टूथपेस्ट में, ये आपको याद रखना है कि जो एनायनिक डिटर्जेंट है वो टूथपेस्ट में यूज होते हैं, इसके यूज को ध्यान रखना। दूसरा कैटायनिक डिटर्जेंट, इसमें क्लीनिंग एक्शन कौन करेगा? प्लस वाला पार्ट। तो कैटायनिक डिटर्जेंट केमिकली आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइन विद एसीटेट्स, क्लोरेट्स और ब्रोमाइड्स एज ए एनाइन। यानी अंदर वाला जो पार्ट होगा वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा, और बाहर वाला पार्ट कोई एनाइन होगा, जैसे क्लोराइड, एसीटेट्स, ब्रोमाइड एटसेट्रा। ठीक, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वाला देखो, यहां पर N के पास 4 बॉन्ड है और बाहर प्लस आ गया, तो ये एक कैटायनिक पार्ट हो गया जो क्लीनिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसको काउंटर बैलेंस करता है एक ब्रोमीन माइनस, तो इसका नाम है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो जो कैटायनिक पार्ट है इट हैज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग एक्शन। और बच्चों देखो इसके 2 यूज इंपॉर्टेंट है। जो कैटायनिक डिटर्जेंट है इट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर, हेयर कंडीशनर में यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इट ऑल्सो हैज जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी, तो ये 2 आपको याद रखने हैं। एक और चीज, जो कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इनका यूज लिमिटेड होता है। लास्ट है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, यहां पर कोई आयन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लीनिंग एक्शन के लिए। तो बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड व्हेन
स्टेरिक एसिड रिएक्ट विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसको हम शॉर्टकट में PEG भी बोलते हैं। तो एक एसिड है और एक एल्कोहल है, तो जो बीच में ग्रुप बनेगा इट विल बी एस्टर। कहां काम आते हैं? दे आर यूज्ड इन लिक्विड डिशवॉशिंग। डिशवॉशिंग है यानी बर्तन साफ करने के लिए जो लिक्विड यूज होता है वो एक तरह का नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सोप के जैसा है। इट इज ऑल्सो रिमूव ग्रीसेस एंड ऑयल्स बाय माइसेल्स फॉर्मेशन। माइसेल्स फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा। अब देखो इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, ये सोप किस तरह का होता है। ये हमारे पास है स्टेरिक एसिड और ये है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी तो यहां पर एक एस्टर बॉन्ड मिल गया और पूरा के पूरा मॉलिक्यूल इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारे पास नॉन आयनिक सोप। दो टाइप के डिटर्जेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बायोडिग्रेडेबल, दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब वो बायोडिग्रेडेबल होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा ये डिपेंड करेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर डिटर्जेंट में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होंगे तो बच्चों वो बायोडिग्रेडेबल होगा, और अगर यहां पर ब्रांचिंग होगी तो वो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब क्वेश्चन लगाते हैं। देखो यहां पर एक स्ट्रक्चर दिया है जो एक डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर है और इस पर कोई आयन नहीं है, इसका मतलब इट इज अ नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो यहां पर पूछा है लेबल द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इन द मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये एक तरह का नॉन आयनिक डिटर्जेंट है जिसमें ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, इतना पार्ट, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है इट इज हाइड्रोफोबिक, और इतना जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है इट इज हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर इनसॉल्युबल, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल। अब यहां पर बच्चों एक तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है? एल्कोहल। एक फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल और दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहां पर है ईथर। तो यहां पर जो कंपाउंड है वो ईथर से मिलकर भी बना है, ईथर प्लस एल्कोहल। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमें जो है ये पूरा कंपाउंड देखने को मिलता है। दूसरा, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, गिव एग्जांपल ऑफ। जो भी हमने ऊपर डिटर्जेंट पढ़े हैं वो सारे के सारे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाले डिटर्जेंट है, इसका मतलब दे ऑल आर बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल है सोडियम 4 ब्रैकेट के अंदर 1357 टेट्रा मिथाइल ऑक्टाइल ब्रैकेट क्लोज बेंजीन सल्फोनेट। तो ये एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो ब्रांचिंग ज्यादा होने से बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज्ड एज ए फिलर इन लॉन्ड्री सोप। तो फिलर में सोडियम सिलिकेट, सोडियम रोजेनेट एंड बोरेक्स तीनों यूज किए जाते हैं, ग्लिसरॉल का यूज नहीं होता। तो आंसर हो गया बच्चों बी। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पूरा चैप्टर फिनिश। अब इसका जो पीडीएफ है वो मैंने chemistrypage.in वेबसाइट पे डाला है। रिवीजन के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री में, वो भी 1 हफ्ते तक। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसके बाद आपको सारे इंटेक्स क्वेश्चन, सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक बार रिवाइज करने हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नीट की प्रिपरेशन के लिए हमने एक ऐप बनाया है जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो भी मात्र 300 रुपए में। तो 300 रुपए में इतना अच्छा ऑफर आपको मिलेगा नहीं। आप अपने आप को अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हो, जहां जहां आपकी गलती हो रही है वहां आप सीख सकते हो। तो चलिए बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू वेरी मच।